एक लड़की जिसकी कई बुटीक अच्छी तरह से चल रही हैं, ढेर सारा रुपया पैसा है और जब भी कभी वो नई बुटीक खोला करती तो मंदिर पर जाकर गरीब भिखारियों को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया करती। ऐसे ही उसने जब नई बुटीक खोली थी तो उसके बाद वह भिखारियों को खाना खिलाने के लिए मंदिर पर जाती है और वहां पर एक एक करके भिखारियों को अपने हाथ से खाना परोसने लगती है, क्योंकि उसका मानना था कि हमारे पास जो कुछ भी है शायद हो सकता है उसमें इनका भी साझा हो और ऊपर वाला हमें इसीलिए फालतू दे रहा हो ताकि हम इन लोगों की मदद कर सके। इसी तरह से बड़े ही प्यार से वो भिखारियों को खाना खिला रही थी, लेकिन तभी अचानक से जब एक भिखारी को खाना परोसती है तो उसके बाद जो भिखारी होता है वह धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखने लगता है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो एकदम से उसके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। अब यहां पर जो वो लड़की होती है वो बड़ी हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आप इस तरह से मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो, क्या हुआ आपको, कौन हो आप। लेकिन तभी जो भिखारी होता है वह कहता है कि मेरा नाम आशीष है। अब जैसे ही वह लड़की इस नाम को सुनती है तो एकदम से उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और इसकी हालत को देखकर वह बहुत कुछ इसके बारे में सोचने लगती है। कौन था आशीष और किस वजह से यह इस नाम को सुनकर उसकी तरफ देखकर उसके बारे में सोचने लगी थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर माता पिता और दो उनके बच्चे हैं। बच्चे जिसमें लड़के का नाम विशाल होता है और लड़की का नाम बबली होता है। विशाल बबली से 1 साल बड़ा था और दोनों भाई बहनों में काफी गहरा प्यार था। यहां तक कि आलम यह था कि जब भी कभी बचपन में यहां पर बहन को कोई कुछ कहा करता तो भाई उसके सामने डटकर मुकाबला किया करता और इधर जब भाई को कुछ कोई कहा करता तो यहां पर जो बहन होती है वह उसके सामने खड़ी हो जाया करती। घर के अंदर भी कभी कभार जब भाई कोई गलती कर दिया करता और पिता उसे डांट लगाया करते तो यहां पर बहन अपने भाई की भरपूर ओट लिया करती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाया करती है और कहती है कि पिताजी आप भाई से कुछ भी नहीं कहोगे। यानी कि भाई बहन में इतना प्यार था कि दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटा करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो बच्चे होते हैं वो जवान होने लगते हैं। यहां पर जो विशाल होता है वह जैसे ही अपनी स्कूली पढ़ाई करता है तो उसके बाद आगे की पढ़ाई करने से अपने पिता से मना करने लगता है और जब पिता उसे डांटता है तो यहां पर बहन फिर से उसकी ओट ले लेती है और कहने लगती है कि पिताजी आप भाई से कुछ मत कहो। इसके बाद पिता भी चुप रह जाता है, लेकिन वो कहता है कि अगर इस तरह से रहेगा तो करेगा क्या, परिवार के अंदर ज्यादा रुपया पैसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत मैं पैसा कमाया करता हूं उसी से घर चला करता है और मैं भी कब तक कमाऊंगा, इसे तो कमाना ही होगा। लेकिन तभी जो यहां पर विशाल होता है वो कहता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, पढ़ाई लिखाई का कमाई से कोई लेना देना नहीं होता, मैं कमा लूंगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं अपने आप अपनी जिंदगी को सेटल कर लूंगा। ऐसा कहकर वह फिलहाल पिता को चुप करा देता है और इसके बाद अपने लिए इधर उधर काम ढूंढने लगता है। काम ढूंढने के दौरान उसी गांव का एक लड़का जो कि मुंबई में रहकर एक जींस फैक्ट्री में काम किया करता था, जहां पर रेडीमेड जींस बना करती हैं, और उससे वह बातचीत कर लेता है क्योंकि वह गांव में आया था। और जब गांव में आकर वह अच्छी तरह से इधर उधर घूम रहा था तो यहां पर विशाल भी उससे पूछने लगता है कि भाई तुम काम क्या किया करते हो और क्या इस काम के लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए होती है। तो यहां पर वह लड़का कहता है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें काम करना है तो बेशक से मेरे साथ चल देना और वहां पर मैं तुम्हारा काम लगा दूंगा। इस बात को सुनकर विशाल बड़ा ही खुश होता है और उसे चलने के लिए हामी भर देता है। यहां पर वह अपने घर वालों के पास आता है और घर वालों से वहां जाने के लिए बोलने लगता है। अब जैसे ही वो वहां जाने के लिए कहता है तो माता पिता भी मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा बहुत ज्यादा दूर है, और बहन भी मना करती है। लेकिन विशाल को पता था कि उसे जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और इसी वजह से वो घर वालों से जिद करता है और कहता है कि अच्छी सैलरी मिला करती है, कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं वहीं पर जाकर नौकरी करूंगा। इसके बाद यहां पर जो माता पिता होते हैं वह भी इसकी इस बात को मान जाते हैं और जो विशाल होता है वह अपने पूरे परिवार से विदा लेकर वहां से मुंबई के लिए निकल जाता है उस लड़के के साथ साथ में। वहां पर जाकर वह लड़का उसे फैक्ट्री में लगा देता है और वहां पर दिल लगाकर वह मेहनत करके अपना काम करने लगता है। धीरे धीरे विशाल को वहां पर काम करते हुए लगभग 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद तक जो उसकी बहन होती है वह ग्रेजुएशन कर रही है और इसके बाद जो घर वाले होते हैं विशाल के वह उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। तो उसके बाद जैसे ही घर वाले विशाल से शादी के लिए बोलते हैं तो विशाल एकदम से मना कर देता है, कहता है कि नहीं माँ बाबू जी, पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा और उसके बाद ही अपनी शादी करूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो पिता होता है उसकी आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि बेटा लगता है तू सच में ही बड़ा हो गया और अब जिम्मेवारियों को समझने लगा। इधर जो विशाल होता है वह मुंबई से ही इस बात को सुन रहा था फोन पर और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। लेकिन वो अपने पिता से कहता है कि नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, बहन की शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं तो आराम से शादी कर ही लूंगा और मैं कहां भागा जा रहा हूं। इसके बाद दोनों बाप बेटे कुछ देर तक और बातें करते हैं और बातें करने के बाद यह बात तय हो जाती है कि पहले
पहले बहन की शादी होगी बबली की, और उसके बाद जो विशाल है वह अपनी शादी करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो विशाल के पिता होते हैं वह बबली के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगते हैं, और ढूंढने से उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है। लड़का छोटा मोटा बिजनेस किया करता था और परिवार के पास अच्छा खासा रुपया पैसा था, अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन थी, और लड़के की 3 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। अब जैसे विशाल का पिता इन सभी चीजों को देखता है तो एकदम से इस रिश्ते के लिए हामी भर लेता है, क्योंकि घर भी काफी अच्छा बना हुआ था और परिवार के लोग भी काफी ज्यादा सभ्य दिखाई दे रहे थे और पढ़े लिखे दिखाई दे रहे थे। उसके बाद यह इस रिश्ते के लिए हामी भरता है और पूछने लगता है कि बताइए जी आपके क्या मांग जांच हैं और आपको क्या चाहिए होगा। तो इसके बाद जो लड़का होता है आशीष, उसके जो घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि देखिए जी वैसे तो हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से परिवार है उस हिसाब से तो आपको शादी करनी ही होगी, क्योंकि हमारा बेटा बिजनेस किया करता है, अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है, और अगर अच्छा खासा दान दहेज नहीं मिला तो उसके बाद चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। यानी कि यहां पर वो सीधा सीधा उससे दहेज मांगने के लिए बोल रहे थे। तो इसके बाद यहां पर जो बबली का पिता होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं अच्छे से सब कुछ कर लूंगा, मेरा बेटा अच्छा खासा कमाया करता है, और आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। तो यहां पर जो लड़के का पिता होता है वो कहता है कि देखो हमारे जो बड़े भाई के लड़का है उसके अभी भी शादी हुई है और उसको दहेज में 5 लाख रुपए मिले हैं और एक बुलेट मोटरसाइकिल मिली है, ऊपर से जितना भी कुछ सामान था वो सारा घर का सामान मिला है, और यहां पर उन्होंने बारातियों की भी अच्छी तरह से खातिरदारी की थी, और इतना ही आप कर देंगे तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा और हमारी भी इज्जत रह जाएगी। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है वह समझ जाता है और कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं घर पर बात करके आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद यहां पर जो पिता होता है वह वापस अपने घर लौट जाता है और रास्ते में ढेर सारी बातें सोच रहा है, क्योंकि जितनी चीजें उन्होंने बता दी थी इतनी चीजें उसने कभी सोचा भी नहीं था, और वह तो सोच रहा था कि घर का जो सामान होगा वो और एक बाइक दे देंगे और वही काफी रहेगा। लेकिन यहां पर उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। कुल मिलाकर अब तक जो पिता था उसने 4 लाख रुपए इकट्ठा कर रखे थे, और यहां पर जो बेटा होता है उसने 3 लाख रुपए इकट्ठा कर रखे थे। तो यहां पर उनके पास 7 लाख रुपए थे, और जो विशाल होता है वह सोच रहा था कि कुछ पैसे इधर उधर से उधार ले लूंगा और 10-12 लाख में बहन की शादी अच्छी तरह से हो जाएगी, इसी वजह से उसने अपने पिता से कहा था। लेकिन जैसे पिता घर पहुंचकर अपने बेटे को फोन करता है और उसे बताता है कि रिश्ता तो मिल गया है, बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन वो लोग दहेज ज्यादा मांग रहे हैं। इसके बाद यहां पर जो विशाल होता है वह अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी बताओ कैसा रिश्ता है और कैसे लोग हैं वो। तो यहां पर पिता पूरे रिश्ते के बारे में उसे बताता है कि इस तरह का परिवार है, इतनी पुश्तैनी जमीन है और लड़का बिजनेस किया करता है, अगर उस घर में बेटी की शादी हो गई तो वो जिंदगी भर आराम से व्यतीत करेगी और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर यहां पर जो विशाल होता है उसके दिमाग में घूमने लगता है कि कैसे भी करके मैं अपनी बहन की शादी उसी घर में करूंगा। और इसके बाद यहां पर विशाल अपने पिता से कह देता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, इतने रुपए तो हमारे पास है ही, और बाकी रुपए मैं कर्ज पर ले लूंगा, लेकिन बहन की शादी उसी घर में होगी, आप चिंता मत करो, मैं अभी बात करके आपको बताता हूं। इसके बाद यहां पर जो विशाल होता है वह अपने यार दोस्तों से बात करने लगता है, जिस कंपनी में काम किया करता था अपने सुपरवाइजर से बात करने लगता है और कहने लगता है कि मेरी बहन की शादी है और मुझे कुछ पैसे चाहिए। इसके बाद यार दोस्त भी सहारा लगाते हैं, यहां पर टोटल उसके पास 12 लाख रुपए हो गए थे, लेकिन अभी भी पैसे की कमी थी। तो इसी वजह से वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी इधर उधर से कर्ज ले लो, लेकिन बहन की शादी उसी घर में होनी चाहिए। तो इसके बाद यहां पर जो विशाल का पिता होता है वह वहां से अपनी जमीन को, जो छोटी सी जमीन उनके पास थी, उसको गिरवी रख के कुछ कर्ज और ले लेता है, और इसे मिलाकर टोटल 15 लाख रुपए हो जाते हैं। और इन पैसों में केवल वो रुपए पूरे हो पाते और साथ में घर का सामान पूरा हो पाता, बारातियों की अच्छी तरह से खातिरदारी हो पाती, लेकिन बुलेट मोटरसाइकिल के लायक इंतजाम उनके पास नहीं हुआ था। और इसी वजह से यहां पर जो विशाल का पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटा अभी भी इंतजाम नहीं हुआ, अब कैसे करेंगे। तो यहां पर विशाल कहता है कि आप एक बार बात कीजिए, क्यों ना हम मोटरसाइकिल को 7-8 महीने के बाद दे देंगे और ये शादी हो जाएगी, उसके बाद हम बाइक को पहुंचा देंगे। इस बात को सुनकर पहले तो जो विशाल का पिता होता है वह मना करने लगता है, कहता है कि बेटे अगर मना करने लगे तो बहुत ही गलत होगा। लेकिन यहां पर विशाल कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, एक बार पूछने में क्या हर्ज होता है। इसके बाद जो विशाल का पिता होता है वह लड़के वालों के पास फोन करता है और आशीष के पिता से इस बारे में बात करता है। कहता है कि बाकी सभी चीजों का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अभी हम बाइक नहीं दे पाएंगे और बाइक आपको 8-9 महीने के बाद मिल जाएगी, ये हमारा वादा है, लेकिन आप शादी अभी कर लीजिए। इस बात को सुनकर जो आशीष के घर वाले होते हैं उनको भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि बाकी सभी चीजों का इंतजाम तो हो ही गया था। रही बाइक की बात, वो 8 महीने बाद वो देने के लिए कह रहे थे। तो इसके बाद वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और सभी लोग मिलजुल कर धूमधाम और रीति रिवाज से यहां पर जो बबली होती है उसकी शादी आशीष से करा देते हैं। आशीष की बबली से शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जो आशीष होता है वो बबली को दुल्हन बनाकर अपने घर में ले जाता है और अच्छी तरह से रखने लगता है। यहां पर पूरा परिवार स्टार्टिंग में बबली के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता है और कोई भी कैसी भी परेशानी बबली को नहीं होती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहां पर बबली
और आशीष की शादी को लगभग 8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक भी जो विशाल होता है वह उसके लिए बुलेट मोटरसाइकिल का इंतजाम नहीं कर पाया था और वह खुद भी इस बात से ज्यादा परेशान था। लेकिन यहां पर जैसे 8 महीने कंप्लीट होते हैं तो बबली के जो ससुराल वाले होते हैं उनका व्यवहार उसके लिए पूरी तरह से बदल जाता है और वो लोग तरह तरह से उसे परेशान करने लगते हैं। जो पति होता है आशीष, वह भी अपनी पत्नी से बार बार कहा करता कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिता ने वादा किया था कि 8 महीने बाद बाइक दे देंगे, लेकिन अभी तक बाइक नहीं आई है और कब तक आने वाली है बाइक। तो बबली जो होती है वो इन सभी बातों को सुन लेती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वह अपने पिता और अपने भाई से यह बात कह सके, क्योंकि उसे पता है कि उसकी शादी के लिए उन्होंने सभी जगह से कर्जा उठा रखा है और उनके पास अभी कर्ज को पटाने लायक भी पैसे नहीं हुए होंगे, तो वो बाइक कैसे दे सकते हैं। तो इसी वजह से वह अपने घर वालों को नहीं बताती है और चुपचाप सारी बातों को सुनती रहती है। धीरे धीरे बबली की शादी को 10 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अब तक भी जब भी कभी वह अपने भाई से बात किया करती है तो उससे एक ही बात कहा करती है कि भाई यहां पर सभी लोग बड़े अच्छे हैं और मैं अच्छी तरह से इस घर के अंदर रह रही हूं, आप बिल्कुल भी मेरी चिंता मत करना। लेकिन अंदर ही अंदर घुट घुट कर वह ढेर सारी बातें सहन कर रही थी। और इसके बाद एक दिन अचानक से जो यहां पर बबली का पति होता है, जिसका नाम आशीष होता है, जो कि बिजनेस किया करता है, वह एक दिन रात के समय शराब पीकर आ जाता है और जैसे वो शराब पीकर आता है तो अपनी पत्नी से बुरी बुरी तरह से कहने लगता है कि तुम्हारे भाई ने समझ क्या रखा है, अब तक भी मुझे बाइक नहीं दी और मैं बिना बाइक के तुम्हें घर के अंदर नहीं रख सकता और निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर यहां पर जो बबली का पति होता है वह उसे घर से धक्के मारकर निकालने लगता है। बबली उससे रिक्वेस्ट भी करती है, कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में इंतजाम हो जाएगा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है। और यहां पर जो आशीष के माता पिता होते हैं वह भी उसका साथ देते हैं और उसे घर से धक्के देकर निकलवा देते हैं। बबली दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से दरवाजा पीटकर उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहने लगती है, लेकिन वो लोग उसे अंदर नहीं बुलाते हैं। और इसके बाद जो बबली होती है वो बाहर बैठकर फूट फूट कर रोती रहती है। पूरी रात भर वह इसी तरह से रोती रहती है, लेकिन यहां पर जो ससुराल वाले होते हैं वो बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोलते हैं। और इसके बाद जैसी दूसरे दिन की सुबह होती है तो सुबह सुबह जो बबली होती है वह उठकर वहां से चली जाती है, क्योंकि जब रात भर इन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो दिन के समय में भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। और अड़ोसी पड़ोसी तो देख चुके हैं नजारा, लेकिन और लोग भी यहां पर इकट्ठा हो सकते हैं, तो वो किसी भी तरह का बखेड़ा नहीं करना चाहती और इसी वजह से चुपचाप उठकर वहां से अपने घर की तरफ चलने लगती है। लेकिन रास्ते में तभी उसे एक नहर पड़ती है और उस नहर को देखने के बाद यहां पर जो बबली होती है उसके दिमाग में अलग तरह के विचार चलने लगते हैं, क्योंकि वह जाए तो किस मुंह को लेकर अपने घर जाए, क्योंकि वहां पर घर वालों से उसने कभी भी ये नहीं कहा था कि वो लोग बाइक मांग रहे हैं और उन्होंने बाइक की वजह से उसे घर से निकाल दिया है। इसके बाद जो बबली होती है वह आव देखती है ना ताव देखती है और उसके बाद एकदम से वहां पर छलांग लगा देती है। अब जैसे उसने छलांग लगाई थी तो वहीं पर नहर के किनारे ही एक व्यक्ति जो कि उसी गांव का था वह बाहर सोच के लिए आया था और जैसे वो ये आवाज सुनता है तो उसके बाद वह भी छलांग लगा देता है और छलांग लगाकर जैसे तैसे उसे बाहर निकाल ले आता है। बबली पूरी तरह से बेहोश हो गई थी और उसके बाद यहां पर जो ये व्यक्ति होता है वो फौरन से एम्बुलेंस को फोन करता है और बबली को एक हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। जैसे बबली हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर साहब उसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद उसे होश आ जाता है। उसके बाद यहां पर बबली अपने भाई का नंबर देती है और डॉक्टर साहब उसके भाई को वहां पर बुला लेते हैं। भाई जैसे ही आकर अपनी बहन की ऐसी हालत देखता है और लोग उसे बताते हैं कि इस तरह से तुम्हारी बहन ने अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश की है, तो उसके बाद वह पूछने लगता है कि बहन क्या हुआ, क्या परेशानी है, तुम मुझे भी बता सकती हो और ये कदम तुमने क्यों नहीं उठाया और तुम्हारे ससुराल वाले कहां हैं। तो इसके बाद जो बहन होती है जो अब तक सारी बातें अपने दिल में दबाकर बैठी थी वो सारी बातें अपने भाई के सामने खोल देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और जब भाई को यह बात पता चलता है कि बहन इस बात को लेकर परेशान थी कि उसे दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिली और इसी वजह से उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं, तो इसके बाद वह एकदम से आग बबूला हो जाता है और वहां पर पुलिस में केस करने की कहने लगता है। लेकिन तभी यहां पर बबली के पिता भी वहीं पर थे और वह कहने लगते कि नहीं बेटा ऐसा नहीं किया करते, गांव समाज है और समाज के लोग कुछ ना कुछ निश्चय इस चीज का निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, फिलहाल बहन को यहां से ले चलते हैं और घर पर चलकर इस बात के बारे में विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद वो सभी लोग बबली को लेकर वहां से घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद गांव समाज को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उन लोगों को वहां पर बुला लेते हैं। उन लोगों को बुलाने के बाद गांव समाज वाले उनसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि ये कोई बात है, आपने इस तरह से लड़की को घर से बाहर निकाल दिया, अगर दहेज की तो बात ही आज नहीं तो कल आपको मिल जाता, इस तरह से थोड़ी ना किया करते हैं। अब यहां पर जो ससुराल वाले होते हैं वो इन सभी बातों को सुनकर अपना सर नीचे की तरफ झुका लेते हैं और कहने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जब चाहो जब दे देना, क्योंकि यहां पर कुछ सामाजिक लोग उन्हें पुलिस केस की धमकी भी दे रहे थे, कह रहे थे कि वो तो ये आदमी सामाजिक है, वरना एक पुलिस केस कर देता तो तुम्हारा सारा बिजनेस धरा के धरा रह जाता और सारे पैसे खर्च हो जाते। इसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इसे ले जाएंगे और बेशक से हमें मोटरसाइकिल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन तभी यहां पर जो बबली होती है वह इतनी बातों को सहन कर चुकी थी कि अब उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह दोबारा से उस घर में जाए। तभी वहां पर पंचायत
पंचायत के बीच में आती है और आने के बाद हाथ जोड़कर सभी लोगों से कह देती है कि मैं इस घर में दोबारा से नहीं जाऊंगी और इन लोगों से मेरा फैसला करवा दो, क्योंकि दहेज के लालची हैं। जब तक इन्हें लग रहा था कि 8 महीने बाद बाइक आ जाएगी, तब तक तो इन लोगों ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे टाइम ओवर हो गया तो उसके बाद इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया और मुझे ढेर सारी बातें सहन करनी पड़ी हैं। इस बात को सुनकर भाई की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि बहन रो रही थी और उसके बाद वह कहता है कि जैसा मेरी बहन कर रही है वैसा ही होगा, वरना अब कोई करे या ना करे मैं पुलिस केस जरूर से कर दूंगा। इसके बाद जो ससुराल वाले होते हैं वो डर जाते हैं और यहां पर गांव वाले इस फैसले को करते हैं कि ठीक है, जितना पैसा उनका शादी में लगा है वो सारा पैसा तुम लौटा दो और उसके बाद अपनी जिंदगी को अलग से जियो और ये लड़की यहां पर रहकर अपना समय बिता लेगी। इसके बाद सभी लोगों की सहमति से ये सब कुछ हो जाता है और वो लोग सारे पैसे को वापस लौटा देते हैं, जितना पैसा भी बबली की शादी में लगा था। इसके बाद बबली उस घर के अंदर रहने लगती है, लेकिन जब उसके पिता उसे दूसरी शादी के लिए बोलते हैं तो बबली साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि पिताजी, अगर मैं शादी किए बिना आपके पास रहती तो दिक्कत थी, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है और अब लोग ज्यादा बातें नहीं बनाएंगे और मैं यहीं पर रहूंगी। पिता मना करते हैं, कहते हैं कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता, बहुत लंबी जिंदगी है और किस तरह से तू ऐसे व्यतीत करेगी। लेकिन तभी जो उसका भाई होता है वह उसका सहयोग देता है और कहने लगता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मेरी बहन का जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा और कोई भी परेशानी मैं अपनी बहन को नहीं होने दूंगा। जैसा ये चाहती है वैसा रह सकती है और जब भी ये शादी के लिए बोलेगी उसी समय मैं इसकी शादी करा दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कहीं से भी पैसे का इंतजाम करना पड़े। इसके बाद जो माता पिता होते हैं वो इस बात के लिए मान जाते हैं और उन पैसों को एक बैंक अकाउंट में सेव कर दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीता है और कुछ समय बाद यहाँ पर जो बबली होती है वह सोचने लगती है कि पिताजी भी ठीक कर रहे हैं और क्यों ना मैं अपने कदमों पर खड़ी हो जाऊं और उसके बाद मेरी जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी। इसी बात को सोचकर जो बबली होती है वह अपने भाई से बात करती है और कहने लगती है कि भाई क्यों ना आप मेरी एक बुटीक खुलवा दो, क्योंकि मुझे सिलाई कढ़ाई का काम अच्छी तरह से आया करता है और साथ में मैं पार्लर का काम भी चालू कर लूंगी, उस पर स्टार्टिंग में किसी और को रख लूंगी और धीरे धीरे मुझे वो काम आ जाएगा तो मैं खुद से उसको करने लगूंगी। अब इस बात को सुनकर भाई एकदम से खुश हो जाता है, क्योंकि बहन काफी दिनों बाद उस गम से निकलकर बोलने लगी है। तो उसके बाद वह कहता है कि हाँ बहन कोई बात नहीं, मैं जल्द से तुम्हारे लिए ऐसा इंतजाम कराता हूं और उसके बाद तुम आराम से उस काम को कर लेना। 2 से 3 दिन बाद जो भाई होता है वह छुट्टी लेकर वापस आ जाता है और पासी के शहर में अपनी बहन के लिए एक अच्छी सी बुटीक किराए पर लेकर उसे खुलवा देता है। बहन को वहां पर बिठा देता है और बहन मन लगाकर वहां पर काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ यहाँ पर जो बबली होती है उसकी बुटीक इतनी अच्छी खासी चलने लगती है कि पूरे शहर में उसका नाम हो जाता है और सभी महिलाएं उस पर ही कपड़े सिलवाने के लिए आया करती और यहाँ पर जो उसका मेकअप का काम था, यानी कि जो ब्यूटी पार्लर उसने खोला था, वह भी अच्छी तरह से चलने लगा था। अब धीरे धीरे इन बातों को 7 साल बीत जाते हैं और 7 साल के अंदर बबली ने ढेर सारी तरक्की कर ली है और उसके भाई की भी शादी हो चुकी है। बबली ज्यादातर अपनी बुटीकों पर काम किया करती, क्योंकि उसने ढेर सारी बुटीक खोल रखी है और जब भी कभी वह नई बुटीक खोला करती तो उसके बाद गरीबों को खाना खिलाया करती, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी कामयाबी के पीछे गरीबों का हिस्सेदारी भी है, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा दयावास किया करती थी और जब पहली बुटीक की उसने शुरुआत की थी तो उस टाइम पर भी थोड़ा बहुत प्रसाद ले जाकर गरीबों को खिलाया था और उसके बाद से ये सिलसिला रोज का चालू हो गया था। अब 7 साल बाद एक नई बुटीक वो दूसरे शहर के अंदर खोलती है और जब उसकी बुटीक की ओपनिंग होती है तो उसी दौरान वह गरीबों को खाना खिलाने के लिए पासी के मंदिर पर जाने लगती है, क्योंकि वह हर बुटीक के टाइम पर यही किया करती है। वहां पर जाने के बाद वह अच्छी तरह से खाना तैयार करवाती है और तैयार करवाने के बाद खुद अपने हाथों से परोसकर गरीब भिखारियों को खाना खिलाने लगती है। जब वह भिखारियों को खाना परोस रही थी तो तभी अचानक से जैसे वो एक भिखारी को खाना परोसती है तो उसके बाद वह भिखारी उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद उसे एकदम से पहचान लेता है और एकदम उसके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। अब यहां पर बबली इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि इस भिखारी की लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ है और बहुत ही मैले कुचैले गंदे इसने कपड़े पहन रखे हैं और देखने से पूरी तरह से पागल लग रहा है। तो इसी वजह से बबली उसे हटाने लगती है और कहने लगती है कि कौन हो तुम और इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी जो भिखारी होता है वो उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगता है कि बबली, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा आशीष हूं। अब जैसे ही बबली इस आशीष नाम को सुनती है तो उसके बाद उसके सामने वो पल आने लगते हैं जब वो शादी होकर उस घर के अंदर गई थी और वहां पर उसकी आशीष से पहली मुलाकात हुई थी। उन पलों को याद करके बबली की आंखों में आंसू आ गए थे और इसके बाद जो बबली होती है वह उसकी तरफ देखकर सोचने लगती है कि आशीष का तो अच्छा खासा बिजनेस था, फिर उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई? आखिर क्या कारण है जो ये यहाँ पर भीख मांग रहा है? यहाँ पर और जो भिखारी थे वो उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी जो बबली होती है उसे ये बात बड़ी अजीब सी लगती है और वह कहती है कि रुको रुको, पहले तुम ऐसा करो, यहाँ
से खड़ा हो और थोड़ी दूर चलकर हम बातें करते हैं, क्योंकि और लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। और अपने साथ जो उसके ड्राइवर था गाड़ी पर, उसको वो खाना दे देती है और कहती है कि इन भिखारियों में बांट दो, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद बबली उससे पूछने लगती है और यहां पर आशीष उसे पूरी कहानी बताने लगता है। कहता है कि बबली, तुम्हारे जाने के बाद घर वालों ने मेरी दूसरी शादी कराई थी, लेकिन जिससे मेरी दूसरी शादी हुई थी उसने घर वालों को और मुझे पूरी तरह से परेशान कर दिया था और अंत में पुलिस केस भी कर दिया। अब पुलिस केस चलने के कारण जब हमने उससे फैसले के लिए कहा तो उसने इतनी रकम मांग ली, जिस रकम के कारण हमारी पुश्तैनी जमीन भी बेच गई और उसके बाद जो हमारा बिजनेस था वह भी पूरी तरह से ठप हो गया और उसके बाद मैं अलग रहने लगा। लेकिन जब मैं अलग रहने लगा तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मुझे पता चला कि बबली थी जिसने सब कुछ सहन किया और उसके बाद भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसने तो एक बात भी सहन नहीं की और ऊपर से पैसों की लालच की वजह से हमारा जीना हराम कर दिया। इसके बाद मैं बार बार तुमसे माफी मांगने के लिए सोचा करता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है और माता पिता तो इस बात को सोच सोचकर इस दुनिया से जा चुके हैं। अब जब मैं अकेला रह जाता हूं तो उसके बाद मैं शराब पीने लगता हूं और शराब के चलते जिस घर के अंदर मैं रहा करता था वह भी बिक जाता है और अब भीख मांगकर शराब पीकर अपना गुजारा किया करता हूं। ऐसा कहते हुए आशीष एकदम से फिर से रोने लगता है और उसके बाद जो बबली होती है उसे समझ आ जाता है कि इसको अकल आ गई है और इसके बाद जो बबली होती है वह उसे चुप कराती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम चलो मेरे साथ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, अगर तुम शराब ना पीने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें काम दे सकती हूं। इस बात को सुनकर यहां पर जो आशीष होता है वह एकदम से तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे किसी काम पर लगाओगी तो बिल्कुल भी मैं शराब नहीं पीऊंगा। इसके बाद यहां पर जो बबली होती है उससे कहने लगती है कि तुम पर गाड़ी चलानी आया करती है तो तुम कल से मेरी ड्राइवरी करोगे और तुम्हें ड्राइवर की नौकरी करनी होगी। आशीष भी मान जाता है इस बात के लिए और जैसे ही आज शाम के समय वह आशीष को अच्छे से कपड़े पहनाकर होटल में नहला धुलाकर ड्राइवर बनाकर घर पर ले जाती है। तो उसके बाद उसके पिता पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगती है कि बेटी ये तुम किसे ले आए अपने साथ। तो उसके बाद यहां पर बबली अपने पिता को उसकी पूरी बात बताती है और कहती है कि पिताजी इस तरह से मिला था और मैंने इसे नौकरी पर रख लिया है। तो उसके बाद जो पिता होते हैं वह भी अपनी बेटी पर काफी ज्यादा फक्र महसूस करते हैं और कहती है कि बेटी वाह, तूने तो साबित करके दिखा दिया कि बेटियां चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। जिस पति ने तुझे घर से निकाला था उसी को तुमने अपना ड्राइवर बना लिया, लेकिन चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ और तुमने अच्छा किया जो इसे ड्राइवर बना लिया। इसके बाद कुछ दिनों तक आशीष उसका ड्राइवर बनकर रहता है, लेकिन धीरे धीरे यहां पर जो बबली होती है उसे एहसास हो जाता है कि आशीष अब पूरी तरह से सुधर चुका है और उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड तो बचा ही नहीं है और ऊपर से शराब भी वो छोड़ चुका है। इधर जो उसके पिता होते हैं उन्हें भी ये बात महसूस हो जाती है और वो कहने लगती है कि बेटी अगर ये ठीक तरह से चल रहा है तो क्यों ना दोबारा से तू इसी के साथ रहने लगे, क्योंकि तूने दूसरी शादी करने से तो मना ही कर दिया है, कम से कम इसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर ले। यहां पर बबली भी यही सोच रही थी और उसके बाद वो ऐसा ही करती है। एक मंदिर में जाकर आशीष से दोबारा से शादी कर लेती है और बिना गांव वालों को बताए शहर के अंदर आशीष को लेकर रहा करती है और अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रही है। भाई को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।